अध्याय 3 जाना पहचाना। इंटेरोगेशन रूम हल्की रोशनी में डूबा हुआ था, जहां केवल एक बल्ब जल रहा था, जो वाणी की आंखों में एक धारदार चाकू की तरह चुभ रहा था। उपन्यास में लिखे गए उस आपराधिक मामले की डिटेल्स ने वाणी के दिमाग में पूरी तरह से खलबली मचा दी थी। वो बहुत ज्यादा हैरान परेशान थी। उसके मुंह और होंठ सूख चुके थे और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। पुलिस को शक है कि मैंने मिस्टर आर्यन की हत्या की है। आदित्य रॉय ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे जासूसों ने एक दूसरे की ओर जटिल भावों से देखा। कल रात 10 से 11 बजे के बीच तुम कहाँ थी? मैं अपने किराए के अपार्टमेंट में थी। क्या कोई है जो ये साबित कर सके? मैं अकेली रहती हूं। तुम लखनऊ की रहने वाली हो? हाँ। जब तुम अपनी मां के साथ रह सकती थी तो बाहर अपार्टमेंट किराए पर लेने की क्या जरूरत थी? वाणी ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने कहा, मैं एक राइटर हूं। मैं उपन्यास लिखती हूं। मुझे मुझे शांति और सुकून चाहिए होता है। दूसरे जासूस ने पूछा, क्यों? "न- जासूसों के सवाल पेचीदा और बार बार दोहराए जाने वाले थे। कुछ सवाल तो ऐसे थे जैसे वाणी से ये साबित करने को कहा जा रहा हो कि उसकी मां सच में उसकी मां है। ऐसे सवालों का वो जवाब नहीं दे पा रही थी। और सच तो ये था कि आर्यन खन्ना की मौत के समय वो सचमुच अपने किराए के अपार्टमेंट में अकेली थी। वो कोई ठोस बहाना या सबूत नहीं दे सकती थी। इसके अलावा जिस पुराने और जर्जर मोहल्ले में वो रहती थी, वहाँ कोई सर्विलेंस कैमरा भी नहीं था। ऐसा कोई सबूत नहीं था जो साबित कर सके कि उस समय वो सचमुच अपने अपार्टमेंट के अंदर ही थी। कमरे का माहौल तनावपूर्ण और दबाव भरा था। एयर कंडीशनर जैसे और ठंडा हो गया था। वाणी के दिमाग में जैसे भनभनाहट हो रही थी और उसकी चेतना अस्त व्यस्त होने लगी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बिना किसी वजह से उसे किसी गहरे दलदल में घसीटा जा रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हों और चारों ओर कीचड़ हो जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो न तो बचकर निकल सकती थी और न ही बचने के लिए कुछ और कर सकती थी। डिटेक्टिव साहब। जब उसके गले से आवाज निकली, तब उसने महसूस किया कि उसकी आवाज सूखी और भारी हो चुकी थी और उसका गला सूख चुका था। मैं सच में मिस्टर आर्यन को नहीं जानती। पुलिस मुझे सिर्फ इसलिए दोषी नहीं ठहरा सकती कि मैंने एक मिलती-जुलती कहानी लिखी है ना? मेरे पास मिस्टर आर्यन को मारने का कोई कारण भी नहीं है। तुम्हारे पास है, आदित्य रॉय ने उसी ठंडे अंदाज में उसे देखते हुए कहा। "उम," वाणी की आंखें लाल हो गई जब उसने उस आदमी को धीरे-धीरे अपनी ओर आते देखा। आदित्य रॉय उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखने लगा। तुम फेमस होना चाहती हो? क्या? उसके शब्द किसी तेज धार वाले चाकू की तरह थे जिसने वाणी के जख्मों को चीर दिया। वो इतनी उत्तेजित हो गई कि उसे लगभग सांस लेना मुश्किल हो गया। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं फेमस होने के लिए किसी की हत्या कर दूंगी? दूसरे शब्दों में, अगर हमारा कोई झगड़ा हो जाए तो आप मुझ पर ऐसा आरोप लगा देंगे जो मैंने किया नहीं है, ताकि मौका पाकर मुझे मरवा सकें? ये कहते कहते अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्या उसकी इस डिटेक्टिव आदित्य से कोई दुश्मनी थी? सच में कुछ ऐसा था जिसे दुश्मनी कहा जा सकता था। डिटेक्टिव आदित्य के हाथ के पीछे अभी भी दिखाई दे रहा नीला निशान और उसका वो दुखद, शर्मनाक चीखना, रेप, अगर दुश्मनी नहीं थी तो और क्या था? अब जब वो ये साबित नहीं कर पा रही थी कि उसका इस केस से कोई संबंध नहीं है और उसने शायद किसी अथॉरिटी वाले व्यक्ति को नाराज भी किया है, तो हो सकता है कि वो सच में अपनी पावर का इस्तेमाल कर उससे बदला लेने की कोशिश करे। वाणी तेज रोशनी की वजह से आंखें नहीं खोल पा रही थी। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। जब वो चुप थी तो वो काफी प्याही और आज्ञाकारी लग रही थी। कई वर्षों तक लगभग हमेशा घर में रहने की वजह से उसकी त्वचा गोरी और नाजुक हो गई थी, जो अब गुस्सा दबाने की वजह से हल्की गुलाबी हो गई थी। पूछताछ का कमरा ठंडा था, लेकिन उसके माथे के किनारों से चिपके बाल गीले थे। ये साफ था कि वो घबराई हुई थी और खुद को संयम रखने की कोशिश कर रही थी। जो लंबा जासूस उसे यहाँ लेकर आया था, उसका नाम भुवन शर्मा था। वो पूरे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में सबसे सहज स्वभाव वाला व्यक्ति था। वो वाणी जैसी सुंदर और शालीन लड़की को इस तरह दयनीय हालत में नहीं देख पा रहा था, जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। कई वर्षों के अनुभव से तेज हुई उसकी जासूसी प्रवृत्ति के अनुसार वाणी उन सूक्ष्म और योजनाबद्ध हत्यारों जैसी बिल्कुल नहीं लगती थी, जो अपने अपराध को अंजाम देने के लिए लंबी लंबी योजनाएं बनाते हैं। उसने हल्की खांसी की। बॉस, क्या आपको नहीं लगता कि
आदित्य रॉय ने उसकी ओर एक नज़र डाली। ये कातिल नहीं है। इस अचानक बदलाव से वाणी ने तुरंत सिर उठाया और डिटेक्टिव आदित्य को ऐसे देखने लगी जैसे उसे यकीन ही ना हो कि उसने अभी क्या सुना। कोई हत्यारा इतनी उत्सुकता से 100 नंबर डायल नहीं करता, आदित्य रॉय ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। तभी वाणी को एहसास हुआ कि जब उसने उसका हाथ फंसाकर पुलिस को फोन किया था तो ऐसा नहीं था कि वो जवाबी हमला करने में सक्षम नहीं था, बल्कि उसने उस मौके का इस्तेमाल उसे ध्यान से देखने और परखने के लिए किया था। कौन सा हत्यारा खुद ही फांसी के फंदे में सिर डालने की पहल करेगा? उसने पहले कभी पुलिस को फोन करने पर इतना खुश महसूस नहीं किया था। आखिरकार उसे थोड़ी राहत मिली और उसे एहसास हुआ कि उसके अंतवस्त्र तक पसीने से भीग चुके थे। बिल्कुल, आदित्य रॉय की आंखों में एक उदास चमक थी, लेकिन इसे संदेह से पूरी तरह से मुक्त नहीं किया जा सकता। वाणी कुर्सी पर कमजोर होकर पीछे टिक गई, भूखी और स्तब्ध। उसे ऐसा भ्रम हो रहा था जैसे वो किसी अनजानी गहराई में डूब गई हो। मैं संदेह से मुक्त क्यों नहीं हो सकती? आदित्य रॉय ने भुवन शर्मा को उठने का इशारा किया ताकि वो वाणी के सामने बैठ सके। उसने बयान पर एक नज़र डाली, फिर उसे मेज पर फेंक दिया। आदित्य रॉय की कलाई से चमकती रोशनी वाणी की आंखों पर पड़ी। बताओ। क्या बताऊं? वाणी का ध्यान आदित्य की कलाई पर था। हालांकि उसकी घड़ी का डिजाइन सादा था, लेकिन रोमांस फिक्शन से मिले उसके वर्षों के अनुभव के आधार पर वाणी जानती थी कि उस घड़ी की कीमत 7 अंकों में होगी। आमतौर पर यह रोमांस कहानियों के पुरुष नायकों की विशेषता होती थी। आखिर ये डिटेक्टिव आदित्य रॉय किस तरह का इंसान है? उसकी डरावनी आंखें और उस महंगी घड़ी से पैदा हुए दबाव ने वाणी को पूरी तरह तनाव में डाल दिया। अथॉरिटी और धन दोनों रखने वाला आदमी बहुत सी चीजें आसानी से हासिल कर सकता है। एक पल के लिए उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। डिटेक्टिव साहब, मैंने वो सब बता दिया है जो मैं बता सकती थी। सच में मुझे नहीं पता कि और क्या कहूं। आदित्य रॉय की ठंडी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या तुम्हारे दिमाग में कहानी का प्लॉट बिना किसी कारण के खुद ब खुद चलने लगता है ताकि किसी की हत्या हो जाए? वो सही कह रहा था। हालांकि कहानी का प्लॉट अपने आप कहीं नहीं जा सकता था, लेकिन वाणी ने ये प्लॉट किसी को बताया तो हो सकता है। उसके इस इशारे से वाणी की बुद्धि आखिरकार तनाव से मुक्त हो गई। मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? आदित्य रॉय ने हल्की भौहें चढ़ाईं। इसीलिए तुम्हें एक नाकाम लेखक कहा जाता है। वाणी के चेहरे पर उलझन का एक जीवंत भाव था जो थोड़ा मजेदार लग रहा था। उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा से आई थी। वाणी कांप गई और उन दिनों को याद करने लगी जब वो अपने उपन्यास को लिखने में पूरी तरह डूबी हुई थी। गला साफ करते हुए भुवन शर्मा ने उसके सिर उठाने का इंतजार किया और पूछताछ जारी रखी। तुमने इस केस की जानकारी कितने लोगों को बताई है? वाणी ने धीरे से एक उंगली उठाई। बहुत ज्यादा नहीं, भुवन शर्मा ने पूछा। सिर्फ एक। वाणी ने सिर हिलाया। नहीं, ये एक ग्रुप है। भुवन शर्मा। अब ये मामला कुछ ज्यादा सरल लगने लगा। वाणी को याद आया कि उसने एक बार हत्या के केस की विस्तृत रूपरेखा का स्क्रीनशॉट अपने रीडर ग्रुप में भेजा था। हालांकि उसकी रचनाएं बहुत लोकप्रिय नहीं थी, फिर भी उसके रीडर चैट ग्रुप में लगभग 200 पाठक थे, जहां वो बातें करते, मजाक करते और हंसी मजाक में समय बिताते थे। अगर पुलिस उन सभी की जांच करे तो कितना समय लगेगा? वाणी ने पूरा दिन इंटरोगेशन रूम में बिताया। जब उसने अपना बयान दे दिया तो पुलिस ने उसे बताया कि उसे कभी भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जब वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से बाहर निकली तब तक आसमान अंधेरा हो चुका था। वो सीढ़ियां उतरकर बाहर लगी स्ट्रीट लाइट्स की कतार को देखकर समय का अंदाजा खो जाने के कारण थोड़ा खोया सा महसूस कर रही थी। बीप, उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। ये उसकी एडिटर और उसकी चचेरी बहन मैडम रेनू का मैसेज था। बहन, तू कहाँ है? मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? अ ग्रेव रोमांस की नई सब्सक्रिप्शंस आज काफ़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन कुछ अजीब कमेंट्स भी आए हैं। बेहतर होगा कि तू उन्हें जल्दी संभाल ले। और हाँ, मत भूलना कि हमारी सबसे छोटी मौसी ने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट तय की है। सुना है लड़का बहुत अच्छा है, वो विदेश में पढ़ाई करके लौटा है। इस बार इसे सीरियसली लेना। किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ और मेरे लिए एक धांसू रोमांस नॉवेल लिखो जो चार्ट्स में धमाका कर दे। वाणी, ठीक है। ये बहुत कम होता था कि वाणी जवाब में कोई तर्क या मजाक न करे। सिर्फ एक शब्द में जवाब देकर उसने अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर कर दिया। उसने टैक्सी लेने के बजाय गर्म हवा की रात में धीरे धीरे पैदल अपने मोहल्ले की ओर चलने का निर्णय लिया।
उसका किराए का अपार्टमेंट पुलिस स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था। लगभग आधे घंटे बाद वो अपने मोहल्ले के आसपास पहुंच गई। वो सुपरमार्केट से कुछ किराने का सामान लेकर निकली, हाथों में कई प्लास्टिक बैग थे। वो बस स्टॉप से अपने मोहल्ले की गली में मुड़ने ही वाली थी कि अचानक एक कार सीधे उसकी ओर बढ़ती हुई आई। वो एक पुराने मोहल्ले में रहती थी जहां गलियां अंधेरी थी और रोशनी बहुत कम थी। स्क्रीच, ब्रेक की तीखी आवाज से वो चौंक गई और उसके हाथों के किराने के बैग जमीन पर गिर गए। म्याऊं, पास में खड़ी एक आवारा बिल्ली भी डरकर उछल गई, जो लगभग कार के पहियों के नीचे आने वाली थी। कार से उठी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। वो कार से बस कुछ सेंटीमीटर दूर थी। डर के कारण वाणी ठंडे पसीने से भीग गई। ड्राइवर भी घबराई हुई लग रही थी। मुझे माफ करना, ड्राइवर ने हड़बड़ाकर माफी मांगी। ड्राइवर एक महिला थी। वाणी ने उसे ध्यान से देखने की कोशिश की, तब तक वो महिला तेजी से कार भगाकर, जैसे अगर वो थोड़ी देर और रुकती तो किसी मुसीबत में फंस जाती। वाणी उस महिला को लेकर उलझन में पड़ गई, क्योंकि उसने ड्राइवर की साइड प्रोफाइल की एक झलक देखी थी। उसे वो ड्राइवर जानी पहचानी लगी। उसे क्यों लग रहा था कि उसने उस महिला को पहले भी देखा है।